नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि आधुनिक भारत की भी जो है डिटेलिंग वीडियो लाई जाए और टॉपिक वाइज पूरे जो है सेशन को कंप्लीट किया जाए। तो आपकी इस रिक्वायरमेंट पे आपके लिए आज का पहला वीडियो, आधुनिक भारत में हम सबसे पहला टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो वह आता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो ये आपकी जो अब श्रृंखला चलाई जाएगी आधुनिक भारत की, इसमें एक एक टॉपिक को बहुत ही क्लियरली कंप्लीट किया जाएगा, जिससे आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प होने वाली है। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार हुआ। तो जो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम है वह कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, और वह भी कब आए तो 1498 में। पुर्तगालियों के बाद भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आईं उनमें था क्रम डच का, और डच आए थे 1595 में। इसके बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ और अंग्रेज भारत में सन 1600 ईस्वी में आए, और वहीं फ्रांसीसी अंग्रेजों के बाद 1664 ईस्वी में आए। तो इस प्रकार इन क्रम को बहुत ही आसानी से याद रखा जा सकता है। आप मेरे साथ बोलेंगे कि भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है उनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में, डच 1595 में, अंग्रेज 1600 में और फ्रांसीसी 1664 में। अगर आपको इनका क्रम याद रखने में थोड़ी सी भी कठिनाई हो रही है तो मैं बता दूं, आप इन्हें एक शॉर्ट फॉर्मूले से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कौन आया था, पी यानी कि पुर्तगाली, फिर डी यानी कि डच, और इसके बाद ई यानी कि अंग्रेज, इंग्लिश से याद रखेंगे अंग्रेज, और इसके बाद एफ यानी कि फ्रांसीसी। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो सबसे पहले भारत में कौन आए, PDEF। एक दो बार मेरे साथ बोलिएगा, PDEF। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब इनके सनों को भी थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। 1498, 1595, 1498, 1595, अंग्रेज 1600 में और फ्रांसीसी 1664 में। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इससे ही रिलेटेड अब हम यह देखेंगे कि जो भारत में यूरोपीय कंपनियां आई थीं, इन्होंने आ करके भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी, या बात की जाए इनकी स्थापना का, इनकी कंपनी की स्थापना का क्रम क्या रहा है, तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, इसलिए इन्होंने अपनी सबसे पहले जो प्रथम व्यापारिक कोठी या बात की जाए कंपनी की स्थापना कहाँ पर की थी, तो कोचीन में की थी, और 1503 ईस्वी में। तो देखिए, अभी अभी हमने ऊपर देखा कि ये 1498 में आए, और इसके बाद इन्होंने 1503 में कोचीन यानी कि केरल के कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। इसके बाद अंग्रेज जो कि 1600 ईस्वी में आए थे, और इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी 1600 ईस्वी में ही जो है स्थापित कर ली थी, और वह भी कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में। देखिए, कई लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले तो डच आए थे, तो व्यापारिक कोठी पहले डचों को स्थापित करनी चाहिए, लेकिन आप याद रखेंगे कि अंग्रेजों का जो प्रभाव था वह काफ़ी ज़्यादा था भारत पर, और यह व्यापार भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर पा रहे थे, जिस कारण इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में सन 1600 ईस्वी में पहले ही स्थापित कर ली, जबकि वहीं डच जो आपके 1595 ईस्वी में आए थे, इसके बाद भी इन्होंने अपनी जो व्यापारिक कोठी थी वह मूसलीपट्टनम में 1602 ईस्वी में स्थापित कर पाई थी। तो आप याद रखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी आए, और अगर इनकी कंपनियों की बात की जाए तो पुर्तगाली ने अपनी कंपनी कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित की, अंग्रेजों ने सूरत में 1600 ईस्वी में स्थापित की, और डचों ने अपनी जो व्यापारिक कंपनी थी वह मूसलीपट्टनम में 1602 ईस्वी में स्थापित की, और फ्रांसीसियों ने भी अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में ही स्थापित की 1668 ईस्वी में। तो और ये आए कब थे, 1664 ईस्वी में। तो अब इन्हें भी हम याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए, 1664 में फ्रांसीसी आया, और उसके ठीक 4 वर्ष बाद 1668 में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली थी। डच जो कि 1595 में आए थे, लेकिन इन्हें व्यापारिक कोठी स्थापित करने में बहुत समय लगा, और इन्होंने 1602 में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर पाए। वहीं अंग्रेजों ने सूरत में 1600 ईस्वी में, और पुर्तगालियों ने कोचीन में 1503 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। तो काफ़ी समय ले लिया है, यकीन मानो
अगर आप काफ़ी समय दे रहे हो तो आपने अब तक चीज़ों को याद भी कर लिया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो अब हम पुर्तगालियों से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत की खोज समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर की। तो पहला क्वेश्चन आपका यही निकलता है कि पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई, तो वह पुर्तगाली था वास्को डी गामा। और कब की, तो सन 1498 में। कहाँ पर पहुंचकर, तो केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचकर वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की। देखिए, कई बार लोग बोल देते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में समुद्री मार्ग 1498 में की। देखिए, भारत की खोज की है उसने समुद्री मार्ग से, ना कि भारत को खोजा है। भारत तो पहले से ही था, कहीं खोया हुआ नहीं था, बस समुद्री मार्ग से उसकी खोज नहीं हो पा रही थी कि अन्य यूरोपीय देश किस प्रकार पानी के रास्ते से भी भारत में जो है व्यापार कर सकते हैं। बाकी इसके पहले भी भारत का कई यूरोपीय देशों से व्यापार चलता रहा, लेकिन उसका जो साधन था, रास्ता था, वह स्थलीय मार्ग रहा। और कई कारणों की वजह से जब स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गए, इसके बाद जो है आपके जलीय मार्ग की खोज की गई। तो इसलिए यह कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि भारत की खोज की गई 1498 में। समुद्री मार्ग के द्वारा खोज की गई, ना कि भारत की खोज की। भारत तो बहुत पहले से ही था। अगला प्रश्न देखेंगे, इन्होंने मुख्य रूप से मसालों का व्यापार किया। तो जो आपके पुर्तगाली थे वह भारत में व्यापार के लिए ही आए थे। देखिए, मोस्टली आपके जितने भी व्यापारिक कंपनियां आई हैं वह सभी व्यापार के ही माध्यम से भारत में आई हैं, क्योंकि भारत आपका कई क्षेत्रों में संपन्नता से जो है भंडारित था। कई यहाँ पर खाद्यान्न थे, वस्त्र थे, मसाले थे, काफ़ी चीज़ें पाई जाती थी, इसलिए विदेशी लोग यहाँ पर व्यापार की नियत से आते थे। तो इन्होंने जो मुख्य रूप से व्यापार किया वह मसालों का व्यापार किया, जिसमें काली मिर्च को ये ले जा कर के जो है पुर्तगाल में बेचते थे और 60 गुना लाभ प्राप्त करते थे। तो इसीलिए काली मिर्च को पुर्तगालियों ने काला सोना के नाम से भी पुकारा है। तो याद रखेंगे कि काली मिर्च को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। और पुर्तगाली मुख्य रूप से किस व्यापार के लिए भारत आए थे, तो मसालों के व्यापार के लिए। अगला देखेंगे, प्रथम पुर्तगाली जो वायसराय बनकर भारत आया। देखिए, सबसे पहले खोज वास्को डी गामा ने की थी। इसने जा करके पुर्तगाल में बताया कि हाँ, भारत में ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, मसाले ले गया, काफ़ी चीज़ें यहाँ से ले गया। इसके बाद जब वह वहाँ पहुँचा तो वहाँ से एक जो है वायसराय बना करके भारत भेजा गया और उसका नाम था फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को दा अल्मीडा 1505 ईस्वी में भारत आया और इसने भारत आकर के ब्लू वाटर पॉलिसी नाम की एक नई नीति चलाई। तो आप याद रखेंगे कि पुर्तगालियों के द्वारा प्रथम वायसराय जो भारत आया था उसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। नेक्स्ट देखेंगे, 1509 ईस्वी में अल्फांसो दा अल्बुकर्क भारत आया, जिसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो 1505 ईस्वी में अल्मीडा आया था और इसके बाद आपके 1509 ईस्वी में ठीक 4 वर्ष के बाद एक दूसरा गवर्नर बना करके भेजा गया और जिसका नाम था अल्फांसो दा अल्बुकर्क। और इस अल्फांसो दा अल्बुकर्क को ही पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मार्ग की खोज तो वास्को डी गामा ने की थी और पहला जो है वायसराय आया था फ्रांसिस्को दा अल्मीडा, तो फिर अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया। तो चलिए इस चीज़ को भी दूर करते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा पर अपना अधिकार किया, आदिल शाह को हराकर, जो कि पुर्तगालियों के कब्जे में 1961 तक रहा। तो देखिए, इस चीज़ को आसानी से समझेंगे बहुत ही सरल भाषा में कि जो अल्बुकर्क था उसने क्या किया, उसने सिर्फ व्यापार ही नहीं किया बल्कि व्यापार के साथ साथ उसने बीजापुर रियासत के जो शासक थे आदिल शाह, इनको 1510 ईस्वी में हरा दिया और हराने के बाद पुर्तगालियों के कब्जे में गोवा को ले लिया और गोवा पुर्तगालियों के अधीन हो गया। इसके बाद गोवा पर पुर्तगालियों का जो अधिकार रहा वह लगभग 1961 ईस्वी तक रहा। तो देखिए, कब इन्होंने अधिकार प्राप्त किया, 1510 ईस्वी में, और कब तक अधिकार रहा, तो 1961 ईस्वी तक। तो इसीलिए क्योंकि इसने व्यापार के साथ साथ यहाँ पर कुछ राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया, इसलिए इसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न देखेंगे,
तीसरे गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी के साथ साथ दमन व दीव पर भी अधिकार प्राप्त किया? तो देखिए, सबसे पहले वास्को डिगामा, फिर उसके बाद फ्रांसिस्को दा अल्मीडा, इसके बाद अल्बुकर्क, और अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया। लेकिन तीसरा गवर्नर जब भारत आया, जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा, इसने क्या किया कि इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया और राजधानी बनाने के साथ साथ इसने दमन व दीव पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो देखिए, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाल थे, और पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 में। तथा सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली ही थे, और वह कब गए थे? तो 1961 में। देखिए, जब हम एक एक करके सभी व्यापारिक कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जिन कंपनियों ने भी अपना भारत में अधिकार जो है बढ़ाया और अपनी कंपनियां लगाई, वह सभी देश स्वतंत्र होने तक चली गई थी। लेकिन एक ही मात्र ऐसी कंपनी थी पुर्तगालियों की, जो देश स्वतंत्र होने के बाद भी 1961 तक भारत पर अपना जो है व्यापार करती रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रिंटिंग प्रेस का जनक कहा जाता है? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पुर्तगालियों ने सिर्फ भारत से व्यापार के लिए ही इसे यूज किया है, बल्कि उन्होंने भारत के लोगों को कई चीज़ें सिखाई भी हैं। तो आज जो हम प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग करते हैं, इसे भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसको जो है भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में तंबाकू लाने का श्रेय या बात कही जाए कि तंबाकू की खेती का जनक किसे कहा जाता है? तो पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगालियों ने व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि नीनो डी कुन्हा ने क्या किया कि गोवा को अपनी राजधानी और व्यापार का केंद्र भी बनाया, और इसके साथ साथ उसने दमन और दीव पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। तो पुर्तगालियों के द्वारा व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया गया? गोवा में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इससे जितने भी क्वेश्चंस निकल सकते थे वह सभी इंक्लूड किए गए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे आने वाला वीडियो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों और डच के बारे में। तो इसी प्रकार यह श्रृंखला आपकी चलती रहेगी जब तक आपके आधुनिक भारत के पूरे टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर दिया जाएगा। तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, आपको आधुनिक भारत की पूरी प्लेलिस्ट तैयार करके दी जाएगी, ताकि आप अपनी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आधुनिक भारत से बनने वाले सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। और यकीन मानिए, आजकल के पैटर्न में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इतिहास विषय में अगर पूछे जाते हैं तो वो पूछे जाते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से। तो इसके साथ साथ अगर आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में डिटेल से पढ़ना है, उसकी प्लेलिस्ट पहले से ही चैनल को प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप जाइए और प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए, चैन बनाइए, और फटाफट से पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।